भाई स्ट्रोक हुआ क्यों, जिसमें कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल। और ताज्जुब की बात है अगर आज हम बात करें कि एक बहुत हिडन रिस्क फैक्टर जो सबको पता भी नहीं है वो एक स्लीप। कई बार नींद की गड़बड़ी से भी लोगों को आज की डेट में स्ट्रोक के रिस्क हमेशा बढ़ रहे हैं। लोग को लगता है कि हम टैबलेट ले रहे हैं मतलब हमारा बीपी एकदम ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर बीपी की दवाई भी चल रही है तो जरूरी है जांच कराना कि हमारी वो दवाई काम कर भी रही है कि नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए समय समय पे अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं। एक और लोगों में बड़ा मिथ है कि हमें तो शुगर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो हमें नहीं हो सकता। तो इसीलिए एकदम जरूरी है कि समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट कराएं। तो ये एक दो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बहुत कॉमनली जुड़े हुए हैं स्ट्रोक से। कुछ और आंकड़े बताते हैं कि खासकर जो वेजिटेरियंस होते हैं जो केवल और केवल वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वेगन डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, कई बार देखा गया है उनको में B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह से कुछ एक केमिकल होता है या जिसको हम कहते हैं एक पैरामीटर होता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। कई बार वो वैल्यू बहुत लोगों में बढ़ जाती है और इसके बढ़ने की वजह से भी स्ट्रोक का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आए, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें घर पे कल ही मतलब दिक्कत हुई, आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट हुई, लेकिन मैंने 1 घंटे में आधे घंटे में वो ठीक भी हो गई। तो मैंने उस समय ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई दिखा मुझे, मैंने टैबलेट ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लोगों से क्या लगता है कि नहीं ये सिम्टम आया ठीक हो गया मैं तो एकदम फिट हूँ, बट ये है एक वार्निंग सिम्टम जिसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक फुल फ्लेजेड बड़ा स्ट्रोक होने का रिस्क हमेशा बढ़ गया आपको। अब कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं? सडनली कंफ्यूजन, हम कुछ बात कर रहे हैं हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम कंफ्यूज हो गए, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। सडनली आवाज में चेंज आना, हम बोल रहे हैं अचानक से लड़खड़ाहट आने लगी, हम कुछ बोल रहे हैं बोलते बोलते हम रुक गए, हमें पता नहीं चल पा रहा, हम शब्द नहीं मिल पा रहा है हम क्या बोलें, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। एक और कॉमन सिम्टम जो अक्सर लोगों को पता है कि हाथ पांव में कमजोरी आ जाना, फालिस इसको बोलते हैं, ये एक तरह का ब्रेन का स्ट्रोक का सिम्टम होता है। अचानक से हाथ पांव सुन्न हो गए या हम चल रहे हैं हमें लड़खड़ाहट शुरू हो गई, हम गिर रहे हैं, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, हम कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया गोल्डन आवर की, गोल्डन आवर आज हम बात करते हैं वो विद इन 1 आवर की बात करते हैं, 1 घंटे के अंदर हमें क्या वो ट्रीटमेंट मिला तो हम उसको गोल्डन आवर कहते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमेशा सेफ होती हैं बट कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमेशा स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कभी भी इस तरह की आप पिल्स लें तो हमेशा एक अपने गायनिकोलॉजिस्ट से डॉक्टर से सलाह करके लें कि क्या हमें एक जो थ्रोम्बस मतलब खून गाढ़ा होने का रिस्क इन दवाइयों से तो नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं इवन फीमेल्स में देखते हैं, यंग फीमेल्स में देखते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं वहाँ पे इस तरह के स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है जानना कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सेफ नहीं है। अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, मैंने एक पेशेंट है अब नाउ ही इज नो मोर, ठीक है, बट मैंने उनको 3 साल या 4 साल में उनको 8 बार स्ट्रोक्स हुए, 8 टाइम्स 4 साल के अंदर। तो ये बड़े ताज्जुब वाले फिगर नहीं है, मतलब ऐसे कई पेशेंट्स के साथ होता है कि बैक टू बैक स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को। आपको पता है आज इंडिया में हर 20 सेकंड पर एक इंसान स्ट्रोक का शिकार हो रहा है और हर दूसरे मिनट में स्ट्रोक से एक आदमी की मौत हो रही है और यह आंकड़ा आए दिन बढ़ रहा है, बहुत ही डराने वाला भी है। इतना ही नहीं, हर साल इंडिया में 18 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के, जो हम सब के लिए चिंता की बात है। पहले हम सबको लगता था ब्रेन स्ट्रोक बड़े बूढ़ों की बीमारी है, लेकिन ये अब एक मिथ बन चुका है। ब्रेन स्ट्रोक अब यंगर जनरेशन को भी उतना ही इफेक्ट कर रहा है जितना एल्डर जनरेशन को। आज 30s, 40s, 50s में लोगों को स्ट्रोक के अटैक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा हैम्पर होती है। तो ऐसे में आखिर ब्रेन स्ट्रोक होने के पीछे कारण क्या है? क्या हम इसका बचाव कर सकते हैं? समय रहते अगर हम इसके सिम्टम्स पहचान ले, समय पर इलाज करा ले तो क्या इससे बचा जा सकता है? इसके अलावा अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो ही गया तो उससे रिकवरी कितनी पॉसिबल है? फास्ट रिकवरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? साथ ही मिनी स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट भी जानने समझने की कोशिश करेंगे आज के स्वास्थ्य चर्चा में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, जो कि चेयरमैन और ग्रुप डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यथार्थ हॉस्पिटल्स में।
तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू मेगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने जी। के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस चर्चा के माध्यम से स्ट्रोक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जी, पहुंचा जी, सके। जी, सबसे पहले डॉक्टर की, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि हर 20 सेकंड में स्ट्रोक का जो एक केस रजिस्टर किया जा जी। रहा है, हर 2 मिनट में किसी की मौत हो रही है हाँ जी। स्ट्रोक से, क्यों ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब हम लोग हमेशा स्ट्रोक के नंबर्स की बात करते हैं तो ये डेटा अब हमने बहुत ही रिलेवेंट हमने लेना शुरू कर दिया हॉस्पिटल से, हमारे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डेटा है, हमारे अपने इंडिया में रजिस्ट्री होती है स्ट्रोक रजिस्ट्री की। सो पहले जो हम नंबर्स की बात करते थे, जैसा आपने एकदम स्टार्टिंग में ठीक बताया कि हाँ, हम एल्डरलीज की बात करते थे, एक बुजुर्गों में बात करते थे कि स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक हमेशा हम बोलते थे एक 50s या 60s 70s में जाके होता है। आज हम ये यंग लोगों में देखते हैं। अब इस तरह के जो नंबर्स डे बाई डे हम बढ़ रहे हैं, उसके बहुत से रीजंस हैं। बहुत कॉमन रीजंस ये हैं कि अब जो हमें नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं बिकॉज हम लोग इजीली डायग्नोज कर पाते हैं। Right. पहले कई बार ऐसा होता था कि लोगों की मौत हो जाती थी, घरों में हो जाती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था ये क्यों हुई। तो अब क्या है, अब इजीली हम डायग्नोज कर पाते हैं। अब लोगों में एक अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि हाँ, स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस कि ये सिम्टम्स हैं और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है, बहुत बड़ी वजह है कि इसकी वजह से भी हमारे स्ट्रोक के नंबर सब हमें ज्यादा दिखते हैं। डेफिनेटली रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक बढ़ने के, लेकिन ये एक कॉमन रीजन है कि जब लोगों को हम इजीली डायग्नोज कर पाते हैं तो इसलिए हमें नंबर्स भी सामने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, जैसा हमने जाना समझा कि जी। सिर्फ एल्डरली तक ये बीमारी लिमिटेड जी। नहीं रही, यंगस्टर्स को भी एकदम अफेक्ट ठीक कर कह रहे रही हो। है। तो क्या ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि हमारे जो जीवन शैली में जिस तरीके के बदलाव हुए हैं उस वजह से स्ट्रोक के केसेस बढ़े हैं, या कोई और कारण है स्ट्रोक के केसेस बढ़ने के? देखिए, स्ट्रोक की कभी भी हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक की, तो हम लोग हमेशा जब हम उसको रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, भाई स्ट्रोक हुआ क्यों, तो एक तो हम बोलते हैं कि जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल, मतलब ऐसे हमारे रिस्क फैक्टर्स जहाँ पे हम उसको बचाव कर सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करके। और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम लोग बचाव नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक रिस्क होते हैं इसमें। किसी फैमिली में किसी को अगर स्ट्रोक हुए हैं तो उसमें होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। या फिर किसी कंट्री में एशियन वर्सेस, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिकन की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो हमारे नंबर्स थोड़े से चेंज होते हैं वहां से। व्हाइट वर्सेस ब्लैक रेसेस, इसमें थोड़े नंबर चेंज हो जाते हैं। ये लेकिन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल है वो जानना सबसे जरूरी है, जिसको हम मॉडिफाई करके हम उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल। और ताज्जुब की बात है अगर आज हम बात करें कि एक बहुत हिडन रिस्क फैक्टर जो सबको पता भी नहीं है, वो एक स्लीप। कई बार नींद की गड़बड़ी से भी लोगों को आज की डेट में स्ट्रोक के रिस्क हमेशा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि हम उन रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान दें जिसको हम बदलाव करके इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। करेक्ट। आपने जो रिस्क फैक्टर्स बताए जिससे बदले जा सकते हैं, उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्लीप इश्यूज जो हैं वो हैं, जो कि बहुत कॉमन है। जी। अगर हम चाहते भी हैं अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं हो पाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात करें, डायबिटीज को, या अपने स्लीप साइकिल को ही ठीक करने के लिए आप कुछ टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगे कि आप इन 3-4 चीजों को करेक्ट कर लीजिए तो ब्रेन स्ट्रोक के होने का रिस्क आप कम कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत जरूरी चीजें हम लोग जो देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, वो ये देखते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हमारे पास आते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है वो दवाइयां तो ले रहे हैं लेकिन अपना बीपी चेक नहीं कराते हैं। ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है घरों पे, लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है बीपी चेक कराने, तो इसी वजह से उनको पता ही नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है। लोग को लगता है कि हम टैबलेट ले रहे हैं मतलब हमारा बीपी एकदम ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर बीपी की दवाई भी चल रही है तो जरूरी है जांच कराना कि हमारी वो दवाई काम कर भी रही है कि नहीं कर पा रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम बीपी की दवाई शुरू करते हैं तो विद टाइम, समय के साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हमें चेंज करना पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है। तो इसीलिए समय समय पे अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं। एक और लोगों में बड़ा मिथ है कि हमें तो शुगर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो हमें नहीं हो सकता। तो इसीलिए एकदम जरूरी है कि समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट कराएं। तो ये एक दो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बहुत कॉमनली जुड़े हुए हैं स्ट्रोक से। एक और तीसरा कॉमन रिस्क फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब आज की डेट में कोलेस्ट्रॉल अगर हम बात करें तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं जी, कोलेस्ट्रॉल का मतलब एलडीएल का बड़ा होना, एचडीएल का घटना। लेकिन आज के कुछ ऐसे मार्कर्स भी हैं जैसे एपोलिपोप्रोटीन है, ये ऐसे मार्कर्स हैं कोलेस्ट्रॉल के जो हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं। अब उनके गड़बड़ होने की वजह से स्ट्रोक्स हमेशा बढ़ते हैं। तो ये एक पुरानी बातें थी कि आपने लिपिड प्रोफाइल करा लिया, एलडीएल देख लिया, ट्राइग्लिसराइड्स देख लिया, आपने कहा कि ये ठीक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं।
आज की डेट में ऐसे मार्कर्स हैं जिसको हम बोलते हैं लिपिड में भी, जिसको चेक करना बहुत जरूरी है, और वो रिस्क फैक्टर्स हैं इस तरह के बड़े बीमारी में। एक और कॉमनली, जैसे आपने बात की लाइफस्टाइल की, हम सब देख रहे हैं आज की जीवन शैली हमारी ऐसी हो चुकी है, सेडेंटरी, बिजी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी शिफ्ट जॉब्स हैं, डे टाइम में रात में हम काम कर रहे हैं, तो इन सब चक्कर में भी कई बार हमारी स्लीप खराब होती है। हाँ। स्लीप हैबिट्स हमारी खराब है, लोग लेट नाइट शिफ्ट्स काम कर रहे हैं, लोग स्नोर करते हैं रात में सोते समय, और ऐसे में स्लीप जो क्वालिटी है वो हमारी खराब होती है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि स्लीप क्वांटिटी मतलब कितने घंटों की स्लीप, उसके साथ साथ स्लीप क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी भी हमारी उतनी इंपॉर्टेंट रखती है जितनी हमारी क्वांटिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस सारी जो रिस्क फैक्टर्स है जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, स्लीप प्रॉब्लम्स हो, इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट का रिदम गड़बड़ होता है, कई बार हार्ट में वॉल्व की प्रॉब्लम होती है। कुछ और आंकड़े बताते हैं कि खासकर जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो केवल और केवल वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वेगन डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, कई बार देखा गया है उनको में B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह से कुछ एक केमिकल होता है, या जिसको हम कहते हैं एक पैरामीटर होता है, जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं, कई बार वो वैल्यू बहुत लोगों में बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने की वजह से भी स्ट्रोक का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। अच्छा। जी हाँ, तो कहते जरूर ना कि वेगन डाइट आज की डेट में लेना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेगन डाइट अगर आप अच्छी बातें ले रहे हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स पे जरूर ध्यान दें, ताकि आप इसको अगर कंट्रोल कर सकें तो काफी हद तक आप स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की आपने बात की, जो कि आजकल इंडिया में काफी कॉमन है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, पैंडेमिक की तरह विटामिन D और B12 देखने को मिल रहा है। तो है ऐसा कि जिनमें विटामिन B12 कम है उनमें स्ट्रोक के है रिस्क? एग्जैक्टली, तो यही मैं बता रहा था, खासकर वेजिटेरियंस में हम देखते हैं, बिकॉज B12 ऐसा सोर्स है जो कॉमनली नॉन वेज में हमें ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं वेज में ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन लोगों को वो पता नहीं होता। कई बार B12 डेफिशिएंसी अगर लंबे टाइम तक हो जाती है, उसके चलते जैसा मैंने बताया होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है, ऐसे में भी लोगों को स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब ये कॉमनली हम लोग देखते हैं यंग पॉपुलेशन में, इसलिए जब भी हमारे पास यंग स्ट्रोक आते हैं 30s में 40s में, तो हम लोग हमेशा एक होमोसिस्टीन लेवल जरूर कराते हैं, ये देखने के लिए कि कई बार कि ये होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ा तो नहीं गया है। अब होमोसिस्टीन कॉमनली जो बढ़ने की वजह होती है वो B12 डेफिशिएंसी होती है, और रीजंस भी होते हैं होमोसिस्टीन के बढ़ने की, लेकिन कॉमनली जो रीजन होती है वो B12 डेफिशिएंसी होती है। वहां पे हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, अगर हमें पता है कि हमारा B12 लेवल कम है, तो आप हमेशा कोशिश करें B12 रिच फूड खाएं, B12 की टैबलेट्स लिया करें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बिना कंसल्ट किए डॉक्टर के या बिना जांच कराए ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा B12 कम है तो हमें इसकी पूर्ति जरूर करनी है। बिल्कुल। जैसे हमने मिनी स्ट्रोक की बात की डॉक्टर, तो ब्रेन स्ट्रोक के पहले अगर हमें समझना हो कि मिनी स्ट्रोक क्या होता है और उसके भी कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं क्या, और क्या मिनी स्ट्रोक अगर आ रहा है तो वो फुल फ्लेजेड ब्रेन स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी जानना है कि जो हमारा ब्रेन स्ट्रोक है वो एक्चुअली होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ब्रेन के सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, वहां पे अगर हमारी ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाए तो हमारा स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब यूजुअली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है 80-85% केसेस में, वहां पे ब्लड की सप्लाई ब्रेन के अंदर रुक जाती है, पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है। दूसरा एक स्ट्रोक होता है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, वो 10 से 15% में होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, जिसके चलते ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, और हमारे सेल्स जो है डेथ कर जाते हैं। तीसरा है जिसको आप कह रहे हैं मिनी स्ट्रोक, इसको हम TIA भी कहते हैं। अब ये मिनी स्ट्रोक इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि लोग इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। एक एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आए, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें घर पे कल ही मतलब दिक्कत हुई, आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट हुई, लेकिन मैंने 1 घंटे में आधे घंटे में वो ठीक भी हो गई। तो मैंने उस समय ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई दिखा मुझे, मैंने टैबलेट ली, ठीक हो गया, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तो आपके पास आ नहीं रहा था, लेकिन किसी ने जबरदस्ती आपके पास भेज दिया। अब यहाँ पे लोगों से क्या लगता है कि नहीं, ये सिम्टम आया, ठीक हो गया, मैं तो एकदम फिट हूँ, बट ये है एक वार्निंग सिम्टम जिसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक फुल फ्लेजेड बड़ा स्ट्रोक होने का रिस्क हमेशा बढ़ गया आपको, एक तरह के वार्निंग सिग्नल है जो हमारी बॉडी ने दिया आपको। अब आपको जरूरी है जानना कि जो वार्निंग सिम्टम है किस प्रकार का हो सकता है, जैसे कि सडनली, जैसे मैंने बताया, आवाज में खराब आना, हाथ पांव में कमजोरी आना, अचानक से धुंधला दिखाई देने लगा, डबल दिखाई देने लगा, लेकिन जो चीज ठीक भी हो जा रही है, ये एक वार्निंग सिम्टम या मिनी स्ट्रोक का सिम्टम होता है, जिसको हम TIA कहते हैं। ये कुछ ही मिनटों में ठीक भी हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, ऐसे सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये वार्निंग सिम्टम आए हैं तो आप मान के चलिए आपको बड़ा स्ट्रोक होने का रिस्क
ज्यादा है। बढ़ जाता है। जी तो मिनी स्ट्रोक अगर कितनी बार आए तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जैसे अगर कितनी फ्रीक्वेंसी पे आए, महीने में, हफ्ते जी में या साल भर में, जी तो हम थोड़ा सा अलर्ट मोड पे चल सकते हैं कि हाँ इतनी बार आया तो अब चांसेस है कि हो सकता है अगली बार ब्रेन स्ट्रोक किया देखिए, जाए। ये नंबर से इंपॉर्टेंट है, किसी को भी ये सिम्टम आए आए। तो मिनी स्ट्रोक या वार्निंग सिम्टम जो होते हैं हम लोग वेट नहीं कराते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि अच्छा आज एक बार आया, कोई बात नहीं, एक बार और आएगा तब आप आना। नहीं। किसी को मिनी स्ट्रोक एक ही दिन में 3-3 4-4 बार भी आ सकता है। ओके। पेशेंट की आवाज में खराबी आई, ठीक हुआ, फिर खराबी आई, फिर ठीक हुआ, ऐसे 3 से 4 बार रिपीट हो सकता है। किसी को एक मिनी स्ट्रोक सिम्टम आए, वो एकदम ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई दोबारा। तो हर एक सिम्टम को बिना इग्नोर किए हमें तुरंत एक पहचानना है कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम है, इंप्रूव हो गया, अच्छी बात है, लेकिन तुरंत अपनी चेकअप जरूर कराएं, बिकॉज आगे जाके ये बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खासकर देखा गया है कुछ ही हफ्तों में ये बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ हफ्तों में? जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर, मिनी स्ट्रोक का ब्रेन स्ट्रोक जैसे ही होता है? एकदम हमें देखना होता है जांच करके कि क्या रीजन रहा है स्ट्रोक होने का, जो मिनी स्ट्रोक होने के सिम्टम। कहीं कोई आर्टरी में ब्लॉकेज है, जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, हमारी जो कैरोटिड आर्टरीज हैं जो ब्रेन में जा रही हैं, कई बार उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से मिनी स्ट्रोक हो जाता है। कई बार हमारे रिदम की एबनॉर्मलिटी होने की वजह से मिनी स्ट्रोक हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है जानना कि तुरंत हम लोग टेस्ट करके देखें क्या रीजन रहा इनको मिनी स्ट्रोक होने का, सो दैट इमीडिएटली हम वो दवाइयां जो ब्लड थिनर्स हैं वो हम तुरंत स्टार्ट करें, ताकि ये एक बड़ी चीज होने से बच सके। बिल्कुल। ऐसे में अगर जैसे मिनी स्ट्रोक हमने समझ जी। लिया, अब हमें ब्रेन स्ट्रोक का समझना हो जी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और तुरंत हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स बहुत ही वैलिड होते हैं। मतलब वो इसलिए इतने वैलिड होते हैं, इतने भिन्न भिन्न होते हैं, बिकॉज ब्रेन स्ट्रोक सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो सिम्टम्स हैं पैदा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। हमारा ब्रेन के इतने और मतलब जो पार्ट्स हैं, आगे का पार्ट है, साइड का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, डिपेंडिंग ऑन आपके किस पार्ट ऑफ द एरिया में प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, कहाँ पे आर्टरी की सप्लाई कम हुई है, पेशेंट को सिम्टम दिखाई देते हैं। अब कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं? सडनली कंफ्यूजन, हम कुछ बात कर रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम कंफ्यूज हो गए, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। सडनली आवाज में चेंज आना, हम बोल रहे हैं, अचानक से लड़खड़ाहट आने लगी, हम कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम रुक गए, हमें पता नहीं चल पा रहा, हम शब्द नहीं मिल पा रहा है हम क्या बोलें, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। एक और कॉमन सिम्टम जो अक्सर लोगों को पता है कि हाथ पांव में कमजोरी आ जाना, फालिस इसको बोलते हैं, ये एक तरह का ब्रेन का स्ट्रोक का सिम्टम होता है। अचानक से हाथ पांव सुन्न हो गए, या हम चल रहे हैं, हमें लड़खड़ाहट शुरू हो गई, हम गिर रहे हैं, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। कई बार ताज्जुब होता है लोगों को जब ये सिम्टम्स बताते हैं हमें, हम तब बोलते हैं उनको कि नहीं ये स्ट्रोक का सिम्टम है, तेजी से चक्कर आ रहा है, बहुत तेजी से, इतना तेजी से चक्कर कि संभालना पड़ रहा है, उल्टियां हो रही हैं, वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। और इवन तेज सिरदर्द, जैसे आज तक ऐसा सिरदर्द ना हुआ, फटने वाला सिरदर्द, एक ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। अचानक से डबल दिखाई देना, एक चीज दो दिख रही है, ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। तो कहने का मतलब है ये जितने भी सिम्टम्स हैं इसलिए भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं, क्योंकि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया, इसके बाद कई लोगों को लगता है कि अब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, जी जो चीजें वो पहले कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डर डॉक्टर रहता है कि अगर वो इंसान पैरालाइज ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली ब्रेन स्ट्रोक जो है वो पैरालिसिस में ही तब्दील हो जाता है। पैरालिसिस में कब तब्दील हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक, क्या ऐसे रीजंस होते हैं और क्या उसको कभी हम लोग बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, हर इंपॉर्टेंट है जानना कि हर स्ट्रोक का सिम्टम पैरालिसिस नहीं होता है। ठीक है। पैरालिसिस अगेन होता क्यों है? क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमारे कंट्रोल कर रहा है हाथ पांव के मूवमेंट में, अगर वहां पे असर हुआ तो हमें पैरालिसिस होगा। अब ये पैरालिसिस डेफिनेटली एक कॉमन सिम्टम है स्ट्रोक होने का, क्योंकि यही एक ऐसा सिम्टम है जो अक्सर लोगों को दिखाई देता है और तब लोगों को पता चलता है कि हाँ उनको पैरालिसिस या फालिस हो गया है। अब आपने पूछा ये कैसे रिकवर कर सकता है, कितना टाइम लगता है? ये सब डिपेंड करेगा कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी ज्यादा है और उसको ब्रेन में जो ब्लॉकेज हुई है वो कितना ज्यादा हुआ है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि पेशेंट को छोटा भी स्ट्रोक हुआ हो लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमारा एक जहाँ पे कनेक्शंस होते हैं, बड़े डेंस कनेक्शंस होते हैं, अगर वहां पे ब्लॉकेज हो गई तो एक कमजोरी पैदा कर देता है ज्यादा। बट ब्रेन में जब हम स्कैन करके देखते हैं बहुत छोटा सा एरिया इन्वॉल्व होता है, कभी कभी बड़ा एरिया भी इन्वॉल्व होता है लेकिन कमजोरी हो नहीं पाती है। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है कि ब्रेन के किस हिस्से में ब्लॉकेज हुई और वो जो हमारे फाइबर्स हैं जो हमारा हाथ पांव की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं वो इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए, उसकी वजह से हमें पता चल पाता है। रही बात रिकवरी की, रिकवरी अगेन जैसे मैंने बताया कितना सीवियर स्ट्रोक हुआ है। माइल्ड स्ट्रोक कुछ दिन में रिकवर कर जाते हैं, मॉडरेट स्ट्रोक कुछ महीने, और सीवियर स्ट्रोक में कई बार थोड़े साल भी लग सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक से ही हम बता पाते हैं कि पेशेंट को कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में।
आपने लोकेशन की बात कही, तो जी। ब्रेन स्ट्रोक में अगर कौन सा हिस्सा अफेक्ट हो रहा है तो उससे क्या क्या चीजें बदल सकती हैं या किस तरीके से लक्षण देता है और वो कैसे डैमेज करता है जी। उस पार्ट को? देखिए, एक हमारा बड़ा ही विचित्र जो हमारा ब्रेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमारे 2 हिस्से हुए, जैसे एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। राइट। तो लेफ्ट ब्रेन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? वैसे तो हमारा दोनों फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, लेकिन लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ लेफ्ट ब्रेन ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बोल रहे हैं, हमारा स्पीच सेंटर है, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में होता है। अब लेफ्ट ब्रेन में कभी भी इफेक्ट होगा तो हमेशा राइट साइड इफेक्ट होगा। राइट ब्रेन में इफेक्ट होगा तो लेफ्ट साइड Left इफेक्ट side। होगा, अपोजिट साइड कंट्रोल करता है ब्रेन। अच्छा, ठीक है। तो हमेशा जब भी लेफ्ट साइड स्ट्रोक होगा तो हमेशा कमजोरी तो हमेशा ज्यादा होगी। राइट साइड में थोड़ा कम होती है कंपेयर टू जब हम लेफ्ट साइड कमजोरी देखते हैं। अब जैसे आपने बताया कि हमारा कितना टाइम में रिकवरी होना, लेफ्ट साइड वाले जो स्ट्रोक्स होते हैं डेफिनेटली जैसे मैंने बताया वो गंभीर होते हैं, वो टाइम लेते हैं रिकवर करने में, लेकिन कंपेयर टू राइट साइड स्ट्रोक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग। कभी भी किसी को स्ट्रोक के सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमेशा हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन, इमीडिएटली रश करना है एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ताकि कभी भी हमें सिम्टम दिखाई दें, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसे ट्रीटमेंट है जिसको हम इमीडिएटली दे सकते हैं, इमीडिएटली हम उसको शुरू कर देते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है, एक बड़ी डिसेबिलिटी से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, आपने कहा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जी। जाना बेहद जरूरी है। अगर किसी को स्ट्रोक आ गया, वो हॉस्पिटल में गया, फिर जी। उसका इलाज कैसे होता है वहां पे? देखिए, जब मैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की बात करता हूँ, जैसे मैं अगर अपने यथार्थ हॉस्पिटल की बात करता हूँ, एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ एक पूरी तरीके से चैनल बना हुआ है, एक हमारी स्ट्रोक टीम है जो एक हमेशा तत्पर होती है कभी भी इस तरह के पेशेंट्स को डील करने के लिए। अब हमेशा अगर हमारे पास पेशेंट स्ट्रोक का सिम्टम लेके पहुंचता है तो हमारी अपनी एक इमरजेंसी टीम है, वो एक कोड फास्ट अनाउंस करती है, मतलब वो एक अनाउंसमेंट दे देती है कि इस तरह के पेशेंट हमारे पास आए हैं। अच्छा। इमीडिएटली हम क्या करते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को हम पहले स्टेबलाइज करते हैं, वाइटल्स देखते हैं, और विद इन 5 to 10 मिनट्स हम वहां पे पहुंच के पेशेंट को देख के इमीडिएटली हम लोग उनको पेशेंट को स्कैन के लिए शिफ्ट करते हैं। आज के डेट में जो भी मैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वहां पे 24/7 ब्रेन स्कैन्स की अवेलेबिलिटी हो। अब वो अवेलेबिलिटी 2 तरह की होती है, या तो हम सिटी स्कैन हो सकता है या तो एमआरआई हो सकती है। कुछ हॉस्पिटल्स जो सक्षम है वहां पे एमआरआई होती है। एमआरआई अगेन आज के डेट में मल्टी मोडल स्कैन्स होते हैं। हम लोग पहले एमआरआई की देखते थे, केवल हमने ब्रेन को देख लिया। आज के डेट में जब हम स्ट्रोक एमआरआई की बात करते हैं तो हम ब्रेन को चेक करते हैं, ब्रेन की आर्टरीज को चेक करते हैं, ब्रेन के परफ्यूजन स्कैन को चेक करते हैं। परफ्यूजन का मतलब होता है किस ब्रेन में कम ब्लड सप्लाई जा रही है, किस ब्रेन के आर्टरी में ज्यादा सप्लाई जा रही है। तो एक पूरा परफ्यूजन मैप तैयार हो जाता है विद इन 5 मिनट्स। तो एक 5 से 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट पता चल जाता है कि हमारे किस हिस्से में प्रॉब्लम आई है, सो दैट इमीडिएटली हम पेशेंट को दोबारा देखते हैं, स्कैन्स देखते हैं, और उनको एक लाइफ सेविंग ड्रग तुरंत हम दे सकते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस भी कहते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमेशा एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जहाँ पे एक पूरी स्ट्रोक टीम तैयार हो, जहाँ 24/7 स्कैन्स अवेलेबल हो, जहाँ पे 24/7 न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, वहीं जाना चाहिए ताकि तुरंत एक गोल्डन आवर जिसकी हम बात करते हैं, वहां पे पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। स्ट्रोक में अगर जैसे किसी को अफेक्ट हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रिकवरी फिर कितने दिन में पॉसिबल होती है, और क्या वापस से नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है या थोड़ा बहुत पार्ट अफेक्टेड रहता है? देखिए, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट हम कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया गोल्डन आवर की, गोल्डन आवर आज हम बात करते हैं वो विद इन 1 आवर की बात करते हैं। 1 घंटे के अंदर हमें क्या वो ट्रीटमेंट मिला तो हम उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो 1 घंटे के अंदर हमें एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। अब सही टाइम पे अगर हम ट्रीटमेंट मिल जाता है, सही टाइम पे हमें दवाई मिल जाती है, क्लॉट डिसॉल्विंग जो मेडिसिन होती है वो मिल जाती है, खासकर उन पेशेंट्स में जहां पे हमारा ब्लॉकेज हुआ है, ऐसे पेशेंट्स काफी हद तक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर पेशेंट की बड़ी स्ट्रोक नहीं हुआ है, बड़ा आर्टरी ब्लॉक नहीं हुआ है। अगर बड़ा आर्टरी ब्लॉक भी हो गया है तो भी आज की डेट में ऐसी तरीके हैं, ऐसी हमारी तकनीकें हैं जहाँ पे हम आर्टरी को ऊपर जाते हैं ब्रेन के अंदर, वहां पे हम क्लॉट को खींच के ले आते हैं। अच्छा। तो ऐसे में स्ट्रोक की रिकवरी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हुए हैं जब हॉस्पिटल आते हैं कंप्लीट पैरालिसिस, मतलब वो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे हैं, और जब हमने ट्रीटमेंट दिया 5 डेज के बाद वो चल के जाते हैं। अरे वाह। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे सही जगह पहुंचना, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना, ताकि विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम तुरंत वो दवाई मिल सके, तकनीक हम यूज कर सकें। क्योंकि आज के डेट में जो हम बता रहे हैं एडवांसमेंट्स, जैसे हमने बताया तार के जरिए हम लेके आते हैं, वो इंटरवेंशन का पार्ट है, वो भी हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे में सही जगह जाना सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि ये इंटरवेंशन उनको टाइमली मिल सके। बिल्कुल। जैसे स्ट्रोक आपने कहा कि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो एकदम पैरालाइज्ड होते हैं, चलते फिरते जाते हैं,
क्या ऐसा भी होता है कि हर पेशेंट उस तरीके से रिकवर नहीं कर एकदम पाता है? नहीं हो पाता, सही आपने कहा। हम्म, खासकर वो पेशेंट्स पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते जो हमारे पास देर से आ रहे हैं, जहां पे हम वो तकनीकें यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पेशेंट्स जिस तरह से पैरालिसिस के साथ आता है, ऐसा नहीं कहूंगा वो एकदम रिकवर नहीं करता, वहां पे टाइम लगता है। वहां पे हमारी और दवाइयां, मतलब उन इंटरवेंशन के अलावा जो दूसरी दवाइयां होता है वो हम यूज करते हैं। हमारी थेरेपीज होती है, हमारी रिहेबिलिटेशन होता है, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, नई नई तकनीक होती है। उसके चलते पेशेंट की रिकवरी आगे जाके पॉसिबिलिटी होती है। बट यस, 20 से 30% ऐसे भी पेशेंट होते हैं जहां बड़े स्ट्रोक हुआ हो, वो 30% की डिसेबिलिटी रह जाती है। मतलब वो एक कहते नहीं कि पेशेंट चल नहीं पा रहा है या सहारे के साथ चल रहा है या डिपेंडेंट हो गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूरी है देखना कि स्ट्रोक कितना सीवियर हुआ है, और ऐसे में हम बता पाते हैं पेशेंट को कि इसमें डिसेबिलिटी होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। और जो सिवियरिटी ऑफ स्ट्रोक है वो कैसे पता लगती है? मतलब कौन सा हिस्सा ज्यादा अफेक्टेड होता है, तब हम समझ सकते हैं? सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक जैसे मैंने बताया, हम लोग एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स से बता पाते हैं, जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं। ब्रेन का स्कैन्स देख के बता पाते हैं कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ है, बिकॉज हर एरिया जो ब्रेन का इन्वॉल्व होता है वो एक तरह से सीवियरिटी भी अलग अलग हो जाती है। कुछ ऐसे एरिया इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे इतना सीवियर स्ट्रोक नहीं होता है, कुछ ऐसे इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन के एरिया बहुत सीवियर सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कहाँ हुआ है, किस रीजन से हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी में ब्लॉकेज है, कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज है, या फिर हार्ट की रिदम में दिक्कत आई है, या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, शुगर की वजह से हुआ है। ऐसे ऐसे रीजंस पे डिपेंड करते हैं आगे जाके रिकवरी कितनी पॉसिबिलिटी होती है। और अगर रिकवरी हमें चाहिए कि फास्ट हो, अच्छे तरीके से हो, ताकि पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सके, तो फिर क्या कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगेन अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, आज के डेट में हमारी इतनी तकनीकें आ गई हैं, इतनी सुविधाएं आ गई हैं कि जहाँ पे हम एक स्ट्रोक पीड़ित को हमेशा हम कहते हैं कि आप कभी भी हताश मत हो। बल्कि मैं तो इतने सालों से हमेशा ये कहता हूँ कि इवन जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्ट्रोक के, चाहे वो बड़े स्ट्रोक वाले हों, पैरालिसिस उनको 5 साल पहले भी हुई हो, बट आज के डेट में हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी संभावना होती है। हाँ, ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ ऐसे तरीकों को जरूर अपनाएं जहाँ पे हम इस बड़ी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है। हार्ट का रेगुलर चेकअप कराएं, आर्टरीज जो ब्रेन में जा रही हैं उसको रेगुलर चेकअप कराएं। एक स्मोकिंग और अल्कोहल है, हमेशा उस पर ध्यान दें। स्मोकिंग लिमिट में हो ना हो, सबसे अच्छी बात है। अल्कोहल बहुत लिमिट में होनी चाहिए। जो आज के डेट में जब हम यंग लोगों को देखते हैं जिनको स्ट्रोक्स हो रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि वो उनके एडिक्टेड होते हैं, कोई ना कोई दवाइयां लेते रहते हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं। फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू कर देती हैं विदाउट एनी रीजंस। तो ये अगेन ये स्ट्रोक के रिस्क को हमेशा बढ़ा देता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? यस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमेशा फीमेल्स पे बढ़ा देता है। यस, बट जैसे जितनी गायनीज आती हैं उनसे हम बात करते हैं तो वो कहती हैं टोटली सेफ है। नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बहुत तरीके की होती हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमेशा सेफ होती हैं, बट कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमेशा स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कभी भी इस तरह की आप पिल्स लें तो हमेशा एक अपने गायनिकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से सलाह करके लें कि क्या हमें एक जो थ्रोम्बस मतलब खून गाढ़ा होने का रिस्क इन दवाइयों से तो नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं, इवन फीमेल्स में देखते हैं, यंग फीमेल्स में देखते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, वहां पे इस तरह का स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है जानना कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सेफ नहीं है। आपको पूछ के लेना चाहिए क्या हम इसको ले सकते हैं, हमारे पास इसको लेने का कोई स्ट्रोक का रिस्क तो नहीं बढ़ा है। तो ये सारी चीजें, ये अवेयरनेस से ही आती है। अगर जब तक कि हम अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे लोगों में, उनको बताएंगे नहीं कि ये हमारे रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान दो, अपनी स्लीप पे ध्यान दो, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो। आज के डेट में हर कोई इतनी फास्ट लाइफ में भाग रहा है, स्लीप का आता पता नहीं है। हमारी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स बहुत ही खराब हो चुकी है। जंक फूड पे हम जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ओबेसिटी है ये बढ़ रही है, वेट गेन्स होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स, जितनी भी मैंने तरीके बताए, अपनी हेल्थ चेकअप्स, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि जैसे हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ताकि अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान दें तो एटलीस्ट ये बड़ी बीमारी से हम बच सकें, और समय पे अगर हम लोग बचाव कर सके तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी। रिकवरी में ऐसा है कि एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया या दवाइयां शुरू हो गई तो फिर ठीक होने के बाद भी लाइफ टाइम लेना पड़ता है? एकदम। कभी भी स्ट्रोक जैसी चीज किसी को होती है और जब भी हम ब्लड थिनर शुरू करते हैं तो हमेशा बता के हम करते हैं कि ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आपको रोकनी नहीं है। बिकॉज हमेशा एक जानना जरूरी है कि स्ट्रोक अगर किसी को होता है तो ये दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो
कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हम्म। डॉक्टर साहब हमें 5 साल 10 साल पहले स्ट्रोक हुआ, हमारे डॉक्टर ने कहा अब तो आप ठीक हो गए, बंद कर दो दवाइयाँ। वहीं पे गलती होती है। कभी भी स्ट्रोक की अगर कोई दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, ब्लड थिनर शुरू होते हैं, तो हमेशा जानना ये ज़रूरी है, ये दवाइयाँ आगे जाके बंद नहीं होंगी। और कुछ ही दवाइयाँ होती हैं जो बंद नहीं होती, मुश्किल से 1 या 2 दवाइयाँ। वो आपको लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ इन दवाइयों पे बहुत ध्यान देना है और रेगुलर हमारी लाइफ़ भर चलनी है दवाइयाँ। इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं कोई भी ब्लड नहीं। थिनर्स के? आगे जाके हम खुद जो ब्लड थिनर्स होते भी हैं, उनका डोज़ हम कम कर पाते हैं और मिनिमल डोज़ पेशेंट आराम से ले पाता ले है। पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, अपना आराम से वो डेली लाइफ़स्टाइल के साथ ये दवाइयाँ ले सकता है। ब्लड थिनर्स की आपने बात की जी। डॉक्टर, तो इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स है कि ब्लड करेक्ट। थिनर खाने से खून इतना पतला हो जाता राइट। है कि उसी से हार्ट अटैक हो जी। सकता है। सच बात है या ऐसा एकदम कुछ? गलत बात है। ब्लड थिनर सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हम्म। कभी भी ब्लड थिनर एक नहीं होती। अच्छा। बहुत तरह की ब्लड थिनर होती हैं। अब लोगों में एक ये भी धारणा है कि डॉक्टर साहब हम तो ब्लड थिनर है, हम ले लेंगे घर पे। बट सही इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ब्लड थिनर कौन सी लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स में वो घर पे दवाई लेना शुरू कर देते हैं विदाउट चेकअप कराए। वो कहते हैं कि जी हमने ये दवाई शुरू कर दी ब्लड थिनर। बट स्ट्रोक का रीजन से ही हमें ब्लड थिनर डिसाइड होता है कि स्ट्रोक की रीजन क्या है। हमारी रिदम की प्रॉब्लम है, हमारी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सारी कुछ देख के ही हम बता पाते हैं कि आपको ब्लड थिनर कौन सी लेनी है। जैसा आपने पूछा कि लोगों में मिथ है कि खून ज़्यादा पतला हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। कुछ ब्लड थिनर ज़रूर होते हैं जहाँ पे हमें रेगुलर चेकअप कराने होते हैं कि हमारा खून ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया। वो ऐसी दवाई है, एंटीकोगुलेशन कहते हैं। अच्छा। बट वो हम बता पाते हैं पेशेंट को, लेकिन वो मात्रा बहुत कम लोगों में कम। होती है। ज़्यादातर जो हम ब्लड थिनर्स एडवाइस करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स पेशेंट लाइफ लॉन्ग ले सकता है। अगर जैसे कोई रिकवरी करना चाहता है जी। ट्रीटमेंट के बाद में, जी। वो अपने जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको नॉर्मल रखता है, ब्लड प्रेशर जी। नॉर्मल रखता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक, डायबिटीज कंट्रोल में रखता है, जी। तो कितने चांसेस होते हैं कि अब उसको स्ट्रोक दोबारा नहीं आएगा? और वही अगर ये पैरामीटर्स डिरेंज रहे तो कितने चांसेस है कि तुरंत दोबारा हो सकता है? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि 80% स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल। हम हाँ, उसको बचाया जा बचा सकता है, सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं। अब क्यों हम कहते हैं कि जितने भी मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, चाहे हम हार्ट की बात करें, रिदम की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, अल्कोहल की बात करें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल रखते हैं, अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो 80% स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। इवन आफ्टर स्ट्रोक, किसी को अगर स्ट्रोक हो जाता है, उसके बाद हम रिकवर भी कर जाता है, उसके बाद भी हमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देनी है। लोग कई बार बड़े केयरलेस हो जाते हैं कि हमें दवाइयाँ तो अब चल रही हैं, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे वो मात खाते हैं, क्योंकि अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है और अगर इसके बावजूद हम इस रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ध्यान देने की बात है कि अगर किसी को स्ट्रोक हो भी गया, हम ये दवाइयाँ चालू भी किए हैं, तो भी निरंतर डॉक्टर से जाके मिला करें कुछ महीनों में, ताकि आपको पता हो सके कि अगर वो दवाई आपकी चल रही है तो वो आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है कि नहीं रख रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लोगों का एक मिथ है कि हम बीपी की दवाई दे रहे हैं, अब तो बीपी हमारा कंट्रोल है एकदम। वो अपना बीपी चेक ही नहीं कराते। तो समय समय पे इवन हम ये दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन हमें समय समय पे अपना जांच जरूर कराना चाहिए, ताकि पता हो सके कि हमारी जो बॉडी है वो एकदम ठीक चल रही है, हमें दवाइयों में चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। ये सब चीज़ों पे बहुत जरूर ध्यान रखा करें। ठीक है। जैसे स्ट्रोक कितनी बार मैक्सिमम आ सकता है? मतलब आपने अपने करियर में अब तक कैसे ऐसे पेशेंट्स हैंडल किए हैं कि मैक्सिमम कितना स्ट्रोक आया? देखिए, ये हर लोगों की जो प्रैक्टिस होती है अलग अलग होती है। अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, मैंने एक पेशेंट है, अब नाउ ही इज नो मोर, ठीक है, बट मैंने उनको 3 साल या 4 साल में उनको 8 बार स्ट्रोक्स हुए, 8 टाइम्स 4 साल के अंदर। तो ये बड़े ताज्जुब वाले फिगर नहीं है, मतलब ऐसे कई पेशेंट्स के साथ होता है कि बैक टू बैक स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को। हमने हर तरीके से कोशिश करते हैं जानने की क्यों स्ट्रोक हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या वजह आ रही है। क्योंकि बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि कई बार तो स्टार्टिंग में हम ये बहुत देखा जाता है कि पेशेंट बड़ा केयरलेस हो जाता है, दवाई ले रहा है तो भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इवन स्ट्रोक के बाद भी हमें उतना ही ध्यान रखना है, प्रिवेंशन उतना ही करना है जितना हम पहले करते थे। बिल्कुल। तो आप एक स्ट्रोक से बच सकते हो, लेकिन अगर किसी को हो भी जाए तो भी हमें अपने आप को बहुत ध्यान रखना है। अगर जैसे स्ट्रोक में आपने थेरेपीज वगैरह की बात की कि रोल होता है, थोड़ा सा बताइए कि थेरेपीज कैसे मदद करती हैं? क्या अगर किसी की स्ट्रोक की वजह से बोलने की क्षमता चली गई, चलने फिरने की, या याददाश्त कमजोर हो गया, या पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगे, तो उसको कैसे ठीक करते हैं थेरेपीज के जरिए? देखिए, हमारा ना ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है कि हमारी रिकवरी एक नेचुरल प्रोसेस में भी होती है। अब नेचुरल प्रोसेस में जो रिकवरी होती है वो थोड़ी स्लो होती है।
हमारे ब्रेन में एक क्षमता होती है जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, हम्म, न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसका मतलब होता है अगर ब्रेन में क्षति पहुंची तो जो बचे हुए सेल्स हैं वो आपस में रीग्रो करते हैं और उस डैमेज सेल्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक तो है। इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इस थेरेपी जो आपने नाम लिया, चाहे हम फिजियोथेरेपी की बात करें, स्पीच थेरेपी की बात करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें, ये सब चीज़ों का काम एक ही चीज़ होती है, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाना। बढ़ाना। मतलब हम ऐसी चीजें बार बार करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का कमजोर हो गया है एक तरफ, राइट साइड पैर, तो एक होता है ना कि भाई कमजोर होने के बाद घर गया तो उसके जो घर के परिवार लोग हो रहे हैं वो फीड करा रहे हैं, वो उनको हाथ से खिला रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा ये मना करता हूँ क्योंकि आप अपनी एक्टिविटी तो कर ही नहीं रहे हो। हाँ, आप अगर अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा है। राइट। तो इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई पैरालिसिस हो भी गई है तो भी हमें उस साइड को मैक्सिमम यूज करना है। मैक्सिमम मतलब फिजियोथेरेपिस्ट तो करा ही करेगा, आपको बट खुद इसीलिए से भी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोगों को पता नहीं है। हाँ, अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी करता क्या है? वो करता है कि आपकी ऐसी एक्टिविटीज कराता है ताकि आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, आप खाना खाना, वो आप खुद से कर सको, सको। आप डिपेंडेंसी ना रहे। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन सब थेरेपी का काम होता है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो। इन सब का एक ही काम होता है कि कैसे हमारे जो नर्व्स हैं जो डेड हो गए हैं स्ट्रोक के बाद, उसको कैसे रीग्रोथ करें और कैसे वो रीग्रो करके जो एक एक्टिविटी खराब हो गई है वो वापस से रीगेन करें। ठीक है। अभी कोई नई एडवांसमेंट्स या टेक्नोलॉजीज आई हैं ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में, सो दैट हमारी ऑडियंस को पता रहे कि हाँ, जो पहले ट्रीटमेंट जी, होता था उसके मुकाबले अब काफी चीजें बेहतर हो गई हैं। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। आज की डेट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आज हमारे अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इतने हो गए हैं। हम्म, अब स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी कहाँ हम यूज करते हैं स्ट्रोक्स में? राइट। एक हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से हम कैसे क्विकली स्ट्रोक को डायग्नोस कर पाते हैं। आज की डेट में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां हम पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल में आता है, हम स्कैन्स देखते हैं, वो विद इन सेकेंड्स हमें 1 मिनट के अंदर अंदर बता पाता है कि ब्रेन के किस एरिया ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम आई है और मेजर आर्टरी बंद पड़ी है कि नहीं बंद पड़ी है। जहां हमें कुछ टाइम लगता था ये जानने के लिए, स्टडी करने के लिए, ये एआई सॉफ्टवेयर तुरंत हमें बता देता है और हम उसी से पता लगा पाते हैं कि हमें वो आर्टरी को खोलना है कि नहीं खोलना है। ये एक रैपिड सॉफ्टवेयर, एक ऐसी तकनीक है जहां पे हम लोग बहुत इजीली बता पाते हैं। अब ये है डायग्नोस करने के लिए। रही बात ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट में भी हमारी नई नई तकनीक्स आ गई हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या करता है? वो भी इस तकनीक से है, जो टेक्नोलॉजी है, जहां पे असिस्ट करता है बॉडी को, ताकि जो एक इंजर्ड हो गया है ब्रेन, उसको बाईपास करके जो हमारे सेल्स बचे हुए हैं उसको कैसे और डेवलप करके हमारी एक्टिविटीज को बढ़ाना। दिस इज कॉल्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है। तीसरी एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं, जो हमने अभी हाल फिलहाल में अपने यथार्थ हॉस्पिटल में स्टार्ट किया। अब न्यूरोमॉड्यूलेशन का काम क्या होता है? जिसको हम टीएमएस या टीडीसीएस कहते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसको हम ब्रेन स्टिमुलेशन भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है? ये हमारा एक तरह का नॉन इन्वेजिव होता है। हम पार्ट ऑफ द ब्रेन को हम लोग पहले लोकलाइज करते हैं, मैपिंग करते हैं कि हमारा ये पार्ट ऑफ द ब्रेन काम कम कर रहा है, हम उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ये एक ऐसा सेफ तरीका है जो ओपीडी बेसिस में हम करते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है स्ट्रोक का, वो डेली आना पड़ता है, कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं और इस न्यूरोमॉड्यूलेशन से हम पेशेंट की रिकवरी को फास्ट कर देते हैं, बिकॉज जो हमारी प्लास्टिसिटी है ब्रेन की उसको हम और फास्ट कर देते हैं। तो ये जो एक रिहैबिलिटेशन जो हम कह रहे हैं, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तो चल ही रही है, ये तो हम शुरू से चलते आ रहे हैं। बट ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, टीएमएस, न्यूरोमॉड्यूलेशन, टीडीसीएस, ये फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं। ये अब हमारे कंट्रीज में आ रही हैं, जिसे हमने भी जब स्टार्ट किया तो हमने भी अडॉप्ट किया। ये वेस्टर्न कंट्रीज में आज की डेट में है। अच्छा। हमारे एनसीआर में हार्डली 1 या 2 हॉस्पिटल में ये तकनीक अवेलेबल है। हमने अपनी यथार्थ हॉस्पिटल में स्टार्ट कराया है, सो दैट पेशेंट जब आता है, अगर स्ट्रोक के साथ एक डिसेबिलिटी रहती है, पेशेंट को जब हम ये नई तकनीक बताते हैं तो पेशेंट की रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। और ऐसे से पेशेंट्स में कारीगर होती है जो पेशेंट बेड पे लेटे हुए हैं, वहां पे हम पेशेंट को ये भी तकनीक देते हैं तो काफी हद तक इंप्रूवमेंट आने की संभावना होती है। परफेक्ट। तो आई थिंक इसके बारे में हमारी ऑडियंस को जरूर जानना चाहिए जी, कि आज के समय में नए तकनीक भी आए हैं जिससे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट और बेहतर तरीके से हो सकता है। जी। डॉक्टर, हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस या कुछ एक ऐसा मैसेज जरूर दें हमारी उन ऑडियंस को जो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो चुकी हैं, उनसे सर्वाइव कर रही हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी हैम्पर हुई है।
तो वो हार ना माने, कैसे उस चीज को टैकल करे और अपना जो एक मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ बनाए रखें? देखिए, हमेशा ये जानना जरूरी है, मैं स्ट्रोक सर्वाइवर्स को कहता हूँ, वो एक चैंपियंस हैं। हाँ। ठीक है, वो चैंपियंस हैं, वो एक बीमारी से लड़ रहे हैं, बट कभी भी ये हार ना माने कि अगर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं एक डिपेंडेंट हो गया हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। आप विश्वास माने, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज भी फाइट कर रहे हैं और वो फाइटर्स हैं। मैं आज उनको देखता हूँ कैसे वो बेड पे थे और आज वो चल के आते हैं हमारे पास, बोलते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, बट उन्होंने फाइट किया एक डिटर्मिनेशन के साथ कि हाँ मेरे को ठीक होना है। तो बहुत स्ट्रोक सर्वाइवर्स में मैं देखता हूँ कि वो डिटर्मिनेशन खो देते हैं, वो एक होप खो देते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब मैं ठीक नहीं हो सकता। आज के डेट में हमारी कंट्री में, हमारे इंडियंस में इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जहाँ पे हम पेशेंट्स को ये टेक्नोलॉजीज देते हैं वो काफ़ी हद तक पेशेंट रिकवर करता है, बशर्ते आप एक होप, एक डिटर्मिनेशन वो कभी भी लूज मत करें। आप निरंतर दवाइयाँ लें, आप अपनी हेल्थ चेकअप्स कराया करें, डॉक्टर से जाके मिलें। कभी कभी हमने बहुत कॉमनली देखता है पोस्ट स्ट्रोक के बाद लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो 30 to 50% में कॉमन है। वहाँ पे अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखें। बल्कि जो मैं केयर गिवर्स है उनको भी हमेशा समझाता हूँ कि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उनके साथ हैं जो हमेशा कनेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, वो तो हमारे पास आते हैं, बीच बीच में मिलते हैं, बट वो हमेशा उनके साथ हैं। तो वो एक इनको हमेशा बूस्ट करना, मेंटली स्ट्रांग करना, फिजिकली पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि हम अगर स्ट्रोक से बचना चाहें तो हम कैसे बच सकें। इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। आज जो बातें आप सुन रहे हैं, मैं कोशिश करना है, हमेशा कोशिश करनी है कि ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इंपॉर्टेंट है ये जानना स्ट्रोक के सिम्टम को कैसे पहचाने। अगर स्ट्रोक हो गया है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कभी भी स्ट्रोक हो जाए, सिम्टम्स दिखाई दें तो घर पे उसका इलाज नहीं करता। घर पे आपको दवाई नहीं देनी, घर पे कोई भी ब्लड थिनर, कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई खुद से नहीं देनी। तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है, एम्बुलेंस मंगवाना है और तुरंत जाना है विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज टाइम इज ब्रेड। जितनी जल्दी हम स्ट्रोक ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं, स्ट्रोक ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ, थ्रोम्बेक्टमी, उतनी फास्ट हमारी रिकवरी हो सकती है। गोल्डन आवर हमेशा ध्यान रखें, विद इन 1 आवर कोशिश करना है हॉस्पिटल पहुंचने की और तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कराना है। बिल्कुल परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मददगार साबित होंगी, और जो ब्रेन स्ट्रोक के अटैक से सर्वाइव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या उनके आसपास के फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतने इंसाइटफुल चीजें ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आज के समय में ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस तभी आएगी जब लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, और जानकारी अगर आपको पहुंचानी है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।